हाथरस में मौत की भगदड़ के पीछे क्या किसी की साजिश है? क्या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का यह नतीजा है? और 121 बेगुनाहों की मौत पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्र के है और वक्त हो गया है दहाड़ का, जिसमें आज बात होगी हाथरस कांड को लेकर मचे सियासी बवाल की। सीएम योगी आज हाथरस का दौरा करने के लिए पहुंचे, घायलों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, आगरा के एडीजी की अगुवाई में चल रही जांच की जानकारी ली और सीएम योगी ने कहा कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर अखिलेश यादव ने हादसे में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची उस पर योगी सरकार को तो घेरा ही, तो आज सीएम योगी ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि ये सभी जानते हैं कि बाबा के साथ किस सज्जन की तस्वीर है। दरअसल अखिलेश यादव ने हाथरस कांड को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया था। पूछा था कि 80,000 की जगह जब 2.5 लाख लोग जुट गए तब प्रशासन सोया कहां था। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में दिखी, जब नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में लाखों लोग जुट गए। हैरानी की बात यह भी है कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेवादारों पर ही थी। सवाल यह भी है कि क्या इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी सिर्फ सेवादारों पर छोड़ी जा सकती है? इस कांड पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ी हुई है, आपको वो सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिक्र जिन पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा। पहला सवाल यह है कि आखिर हाथरस कांड से किसका सियासी नफा नुकसान है? सत्संग में हुई भगदड़ के पीछे किसकी साजिश है? 80,000 की इजाजत थी तो 2.5 लाख लोग कैसे जुटे हैं? बाबा को एफआईआर में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? सेवादारों के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था आखिर क्यों छोड़ दी गई है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा, साथ ही मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगी। दीपक रंजन है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश जी हैं जो कि पूर्व आईपीएस, सबसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब से थोड़ी ही देर में क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा अखिलेश यादव ने, कैसे हुआ वार पलटवार, आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा आपके पास आते हुए, क्योंकि यह समझना होगा कि सरकार कितनी गंभीर है। न्यायिक जांच के आदेश, एसआईटी जांच की बात, ये सब कुछ एक तरफ ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह हादसा है या फिर साजिश, इसकी तह तक हम जाएंगे। गंभीरता समझनी होगी क्योंकि एक बड़ा आयोजन था, प्रशासन की परमिशन थी, जरूरत से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, सेवादारों के भरोसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया गया। रिजल्ट 121 लोगों की मौत जो सत्संग में शामिल हुए थे। बिल्कुल पूर्णिमा जी, बहुत ही दुखद घटना है और जैसा कि आपने खुद ही बता दिया गया कि एसआईटी बना दी गई है, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और जब मुख्यमंत्री जी को ज्यादा खुफिया चीजों के बारे में जानकारी होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रशासन के तौर पे आई होगी कि शायद कोई साजिश है, तो उसकी जांच होगी और जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जो कुछ तथ्य होंगे सामने रखे जाएंगे। तो अभी जो साजिश है उसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। पर यस, अगर चीफ मिनिस्टर ऐसी बात बोल रहे हैं, हमारे योगी जी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो जरूर प्रशासन और इंटेलिजेंस के थ्रू उनके पास कोई खबर आई होगी। और जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है और उसको दूसरी तरह से यूज किया जा रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस घटना के ऊपर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ऐसा न्याय मिलना, जो भी दुखी लोग हैं उनको एक ऐसा न्याय मिलना चाहिए कि इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो। एक जैसा कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन से जानते हैं सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है? अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम इस तरीके की बातें तब करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, और मैं किसी पार्टी विशेष, राज्य विशेष ये बातें नहीं कर रही हूं। दिक्कत यह है कि किसी भी तरीके का ऐसा आयोजन, सवाल तो पूछे जाएंगे ना सरकार से, सवाल तो प्रशासन से पूछे जाएंगे ना। मैंने सीधा सवाल पूछा कि एक आयोजन जिसकी परमिशन ली गई थी, ज्यादा जितने लोगों की परमिशन थी उससे ज्यादा की भीड़ जुटी, क्या यह जानकारी नहीं थी कि इतने लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं? क्या यह प्रशासन का फेलियर नहीं? क्या सेवादारों के भरोसे एक बड़ी भीड़ को छोड़ देना, क्या यह प्रशासन का फेलियर नहीं?
क्या ये जानते हुए कि इस बाबा के समागम में, इस तरीके के सत्संग में हमेशा इस तरीके की भीड़ इकट्ठा होती है, जानते हुए क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय होती? महज कुछ चुनिंदा जवान और महज सेवादारों के भरोसे क्या ऐसे सत्संग को छोड़ देना आपको जायज नजर आता है? बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, जो एसओपी गाइडलाइन बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रशासनिक लेवल पे फॉलो होनी चाहिए थी। वहां पे एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल को इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी, बैकअप में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होनी चाहिए थी। वो सारी तो ये सब कुछ हुआ क्या? ये सब कुछ हुआ कौशल कांत मिश्रा जी, ये सब हुआ क्या? नहीं सर, नहीं सर, 121 लोगों की जान चली गई। कौशल जी, कौशल जी, कौशल जी, 121 लोगों कौशल जी, 121 लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। जगह जगह शव तितरे बितरे पड़े हुए नजर आए, लाशों का अंबार लगा था सर। पूरी रात भर जगह जगह ले जाके पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल तक ले जाने के लिए सुविधा नहीं थी। चिकित्सा सुविधा के नाम पर एक छोटा सा, कहीं पर छोटा अस्पताल जहां पर बेड की उपलब्धता नहीं थी। मैं कहती हूं सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या सर? किया गया क्या? पहले प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, ये क्या मुझे सरकार को या प्रशासन को बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, इसी वजह से माननीय योगी जी ने इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी बनाई है, जिसमें हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर एंड रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर का एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी। जो भी लोग इसके लिए आरोपी हैं, जो भी लोग जिनकी वजह से ये, मैं कहूंगा ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है और जिसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी जी का दूसरी बार उत्तर प्रदेश में, पहली बार सरकार सिर्फ इसीलिए बनी है क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पे, और अगर इस तरह की एसओपी फॉलो नहीं हुई, प्रशासनिक तौर पे इतनी बड़ी लैप्स हुई है, इसीलिए तो जुडिशियल इंक्वायरी बनी है। आप ये बताइए इस समय एज सरकार इससे ज्यादा त्वरित कदम क्या उठाया जा सकता है? नहीं, और सवाल तो कौशल जी लेकिन पूछे जाएंगे ना, पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि आपने खुद अपना स्टैंडर्ड हाई सेट किया है। आपने बुलडोजर चलवाया है, एनकाउंटर हुए हैं। आप कहते हैं कानून व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश में सबसे उच्चतम स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है या जो साजिश जिसकी तरफ आप इशारा करें, सवाल पूछे जाएंगे, निरंतर पूछे जाएंगे, और उन सवालों के जवाब आपके द्वारा मिले जल्द से जल्द, इस बात की उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप उस सरकार की बात करते हैं जो सरकार डिलीवरी पर यकीन करती है, जो सरकार नेग्लिजेंस की बात नहीं करती है। लेकिन दीपक रंजन साहब, ये बताइए मुझे, आपने अचानक से कह दिया कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अभी तो न्यायिक जांच हो रही है ना। मैं ये समझना चाहती हूं कि जहां 121 लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग घायल हैं, सियासी नफा नुकसान इस वक्त क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या ऐसे मामले पर सियासत होनी चाहिए और उस पर फिर पलटवार होगा? देखिए पूर्णिमा जी, कल हाथरस में जो हादसा हुआ उसने दिल को एकदम से दहला करके रख दिया। जितने लोग भी मृत हैं, मैं उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं सरकार से, और मैं जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कौशल शर्मा जी बैठे हुए, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ इनके माध्यम से कि जो मुआवजा दिया जा रहा है मृतक लोगों को, उस मुआवजे में इजाफा करना चाहिए थोड़ा सा। देखिए, जान की कोई कीमत नहीं होती। मैं कह सकता हूँ जान जिसकी गई है उसकी आप कीमत से उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके आगे के पालन पोषण के लिए, उनके आगे के रख रखाव के लिए मैं चाहता हूं जो धनराशि उनको दी जा रही है, जो मुआवजा उनको दिया जा रहा है, 2 लाख स्टेट गवर्नमेंट दे रही, 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, तो निश्चित रूप से सरकार को उसको बढ़ाना चाहिए। और देखिए, पूरी तरीके से जिला प्रशासन की फेलोरिटी है। जिला प्रशासन की जिन्होंने भी उनको परमिशन दी, अगर कोई कहता 80,000 लोगों की परमिशन दी, अगर आपने 80,000 लोगों की परमिशन दी तो इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए? और फिर ये कार्यक्रम एक दिन का तो था नहीं पूर्णिमा जी, ये पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, इसकी होर्डिंग्स लगी हुई थी, इसके प्रचार प्रसार हो रहे थे, और उसके बाद एक छोटे से खेत में उन्होंने परमिशन कैसे दे दिया, जो कि हाईवे से लगा हुआ खेत है? तो ये कहीं ना कहीं फेलोरिटी है वहां की जिला प्रशासन की। और अब तक आखिर जो भोले बाबा हैं उनके खिलाफ वो एफआईआर में पंजीकृत क्यों नहीं है? उनका नाम क्यों नहीं एफआईआर में है? भाई, आपने उनके सहयोगी दलों को जो भी हैं, और आपने देखो किस तरीके से वो पैरेलल फोर्स अपनी लेकर के चल रहे थे, वाटर कैनन से लोगों को उन्होंने पानी छोड़ने का काम किया। ये किस तरीके से चूक है? और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं था पूर्णिमा जी, ये पिछले कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। ना वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पे एग्जिट की कोई ऐसी व्यवस्था थी। उसको अगर इतने लोगों को आना था, अगर 80,000 लोगों को भी आना था, 80,000 लोगों की आपने परमिशन दी थी, मैंने कहा 80,000 से, तो आप लोगों ने कितनी पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय की? सिर्फ 70 पुलिस जवान थे वहां पे, मतलब 1200-1300 लोगों पे सिर्फ एक पुलिस का जवान। तो
तो ये चूक किसकी थी? ये गर्मी बरसात का मौसम, कोई पानी का टैंकर नहीं, कहीं कोई किसी टाइप की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, तो इतनी अव्यवस्थित तरीके से मैं तो समझता हूं कि पूरी तरीके से जिला प्रशासन वहां का जिम्मेदार है। और आज आपने देखा हो कि किस तरीके से प्रशासन, किस तरीके से लोग वहां पे फलों की टोकरी लेकर के पहुंच रहे हैं। अरे कल तक आप कहां थे? कल जब 1 बजे का वाकया पूर्णिमा जी, 1 बजे ये हादसा हुआ और 1 बजे के बाद आला अधिकारियों को जानकारी, लखनऊ में बैठे आला अफसर, आला अधिकारियों को जानकारी कब मिल रही है? 5 साढ़े 5 बजे। और ये लोग रवाना कब हो रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब। अरे और मान लीजिए लखनऊ से उनको जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन एडीजी जोन जो है मैडम है, वो कितनी देर में पहुंची? तो ये जिम्मेदारी, जवाबदेही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, जिस बाबा को श्रद्धालु सुनने गए थे, आज उसी बाबा को इनकी चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ रही है। एक शोक संवेदना उसने प्रकट नहीं की। और आपने उसको जो है, जहां उसको मुख्य अभियुक्त बनाना चाहिए था, एफआईआर में उसका नाम तक नहीं है। आखिर उसको जाहिर है ये सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ दीपक रंजन साहब, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? क्यों आपने कुछ सेवादारों के भरोसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया? मैंने सुना मुख्यमंत्री जी को ये कहा गया कि सेवादार जब रहते हैं वो अंदर पुलिस प्रशासन को घुसने नहीं देते, निजी आयोजन है ये। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में प्रियंका गुप्ता श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, एक सत्संग, और इस बाबा का सत्संग का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। कोविड काल को हम याद करते हैं जहां पर तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया और कैसे बड़ा हुजूम एक सत्संग में शामिल होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। क्या सरकार कल से आपको असंवेदनशील नजर आई? क्या आपको सरकार की तत्परता नजर नहीं आई? क्या आफ्टर इस एक इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद सरकार ने जो मेजर्स लिए वो आपको नाकाफी नजर आए? और कुछ सरकार को क्या करना चाहिए? पूर्णिमा जी, जिस तरह से ये पूरा वाकया देखें कि लाशों के ढेर पड़े और जिस तरह से ये घटना का जो है घटित हुई, ये दुखद तो है ही, साथ में इतनी ज्यादा क्रोध हो रखा है लोगों को कि ये जो शासन है, प्रशासन है, उसकी फेलियर है। 80,000 लोगों के लिए प्रशासन जो है उनको अप्रूवल देता है, वहां 2 से 2.5 लाख लोग कैसे आ जाते हैं? शासन सबसे पहले, प्रशासन वहां रोकता क्यों नहीं? और फिर जब ये घटना हो जाती है उसके बाद घंटों उनकी लाशें जमीन में बिखरी रहती हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं होती, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, कोई फर्स्ट एड नहीं होता। ये किसकी जिम्मेदारी? और जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्यों जो एसडीएम है, जो वहाँ के जो है जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं? जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। आखिर किसका प्रेशर है उनके ऊपर कि एक जो मुख्य अभियुक्त है, जो अपने आप को बाबा कहता है, जिसके ऊपर 6 एफआईआर पहले से दर्ज है, जिसके ऊपर यौन शोषण के अपराध भी धाराएं दर्ज हैं, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को वहां पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित करने के लिए पूरी तरह से छूट दे दी जाती है। ये छूट किसके कहने पे? ये भी एक सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धार्मिक कार्यक्रम में बाध्यता ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी हैंडीकैप बनाया गया है और ये लगातार देखने में आया। ये भी एक सवाल या निशान उठता है। साथ में जो संवेदनशील होने की बात कही, वो संवेदनशील होने की बात इसलिए कही कि आज प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। उन्हें इन लोगों की मदद के लिए अपने पूरे दिल से पूरी मदद के लिए सामने आना चाहिए। कहाँ है वो दिल से मदद? 2 लाख रुपए। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और आपको जब देने के लिए आता है, जिनकी जान चली गई, उनके मुआवजे के लिए आपके पास 2 लाख रुपए निकलते हैं। तो ये एक संवेदनहीनता है। मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनहीनता है, स्टेट गवर्नमेंट की संवेदनहीनता है। और इस संवेदनहीनता साफ साफ दिखती है कि किस तरह से सरकार कहती है कि हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया, हमने ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी, और जब देने की बात आती है गरीब जनता को तो इनका दिल छोटा हो जाता है। अपना दिल बड़ा करे ये सरकार सबसे पहले और ये बताए कि ये जिम्मेदार लोग कौन थे और एफआईआर उनके नाम, इन जिम्मेदारों के नाम एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं, और ये बताए किसका प्रेशर था, किसके प्रेशर में ये जो काम हुआ, जिसके प्रेशर में ये भीड़ एकत्रित होने दी गई, ये किसका प्रेशर? ठीक है, मैं इसका जवाब कौशल कांत जी से लूंगी। और जो दीपक रंजन जी ने सवाल उठाए, कौशल जी, दोनों सवालों के जवाब जो प्रियंका जी ने भी उठाया, उसका जवाब मैं आपसे लेने से पहले ओम प्रकाश जी आपके पास आती हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा हुआ है प्रशासन।
प्रशासन ने ये सब कुछ कैसे होने दिया? इतने बड़े सत्संग सर, और आपका एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग में हमने देखा है कि जबरदस्त भीड़ होती है, अनुमानित से ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, और जब कोई निजी आयोजन होता है तो सेवादारों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, और उसमें पुलिस प्रशासन परमिशन के बाद क्या कहीं पर खड़ा हुआ नजर आता है? क्या जब इतनी भीड़ आई तो कोई इंटेलिजेंस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहां पर हमने इतने की परमिशन दी, 80,000 भाई 2.5 लाख जुट रहे हैं, यहां पर हमको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, हादसा कोई हो सकता है जिसकी संभावना है, जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं है, वहां गर्मी है अंदर, इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे। लेकिन क्या यह प्रशासन का एक बड़ा फेलियर सर नहीं है अगर आज 121 लोगों की जान चली गई है? और मैं ये भी समझना चाहती हूं कि एफआईआर में उस बाबा का नाम सर क्यों नहीं है? कौन से ग्राउंड्स पर एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, जो इस तरीके के कई उल्लंघन पहले भी कर चुका है और एक बार फिर किया है? प्रियंका जी देखिए, एफआईआर अभी जो है मैंने देखी नहीं है, क्यों एफआईआर में क्या लिखा है, क्योंकि एफआईआर में तथ्य तोड़ मरोड़ के जरूर लिखाए गए होंगे जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि केवल सेवादार को दोषी बनाना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। और जहां तक आप भी कह रही हैं, प्रियंका जी कह रही थी, सभी लोग कह रहे हैं, और ये सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि देखिए बड़े आयोजन, बड़ी भीड़ के आयोजन है ना, उसमें बहुत बड़ा इंतजाम किया जाता है। हर बड़े आयोजन के लिए एक जो है परमिशन ली जाती है, परमिशन में सब बातें मेंशन की जाती हैं। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो है इतने आदमी आएंगे, कॉलम ब्लैंक था सर, ये समय है, कॉलम ब्लैंक था उस परमिशन में, कितने लोग आएंगे वो कॉलम ब्लैंक छोड़ा गया था, उसमें कोई नंबर मेंशन नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी। कायदे में ऐसे जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाले एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। फिर जब ये इस प्रकार की एप्लीकेशन जाती है तो इससे लोकल पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU दोनों से सूचना संकलित कराई जाती है कि ये आयोजन हो रहा है, तो आप बताइए कि ये जो है किस तरीके का इंतजाम होगा इसमें जो है, और कितनी भीड़ आने की, ये सारी चीजें जो है आकलन ये पुलिस की रिपोर्ट में, थाना पुलिस की और LIU की, दोनों रिपोर्ट SP के पास जाती है या SEO के पास जाती है, उसके बाद में परमिशन ग्रांट होती है। रिपोर्ट में अगर ये इस तरीके से होता कि ये इस सड़क के किनारे खाली खेत में हो रहा है, गर्मी का मौसम है, आने जाने का रास्ता नहीं है, फिर बाबा को जो है कोई भी आयोजन में VIP या ऐसे बाबा का आने जाने का रास्ता अलग होता है, ताकि पब्लिक से उसका जो है कोई सामना ना हो, जिससे कि पब्लिक उसको जाने के लिए, उसको छूने के लिए, उसको करने के लिए आगे बढ़े, जिससे कि भीड़ हो जाए, स्टम्पीड हो जाए। तो ये जो है ये यहाँ पर नहीं हुआ, और बहुत ही ये खराब बात है, क्योंकि उसका परिणाम बहुत दुखद है, इतना जो है शर्मनाक परिणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या पुराने हादसों से सीखते नहीं है साहब? ये तो सवाल ओम प्रकाश जी उठेगा ना कि हमने पुराने हादसों से सीखा नहीं क्या? अगर मंदार देवी मंदिर में भगदड़ होती है, नैना देवी मंदिर में, प्रयागराज में भगदड़ होती है, नासिक कुंभ में भगदड़ होती है, चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ होती है, रतनगढ़ मंदिर, सबरीमाला मंदिर, राम जानकी मंदिर, हर जगह अगर भगदड़ की घटनाएं हमारे सामने, तो क्या ये हम समझते नहीं कि इतनी भीड़ को हम कंट्रोल कर पाने की स्थिति में है या नहीं है? 50 जगह ऐसा हुआ है, 50 जगह। हाँ। फिर इसके बाद में देखिए एम्बुलेंस भी होना चाहिए, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और रास्ते इतने खुले हुए होने चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए दिक्कत ना हो। और खास तौर से देखिए भीड़ आती धीरे धीरे है, लेकिन उसका निकलने का टाइम एक ही होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो निकलने का टाइम है उसको बहुत सारे रास्ते होने चाहिए, जिससे कि इसी बात का जिक्र कौशल कांत जी भी कर रहे थे कि जो SOPs थी, SOPs का अगर नेग्लिजेंस हुआ है तो उस पर कार्रवाई, और इसीलिए देखिए जांच की बात की जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल है, सवाल अभी भी बना हुआ है जब तक कोई जांच की बात सामने नहीं आती कि उसका रिजल्ट क्या है। रमनीश वत्स साहब आपके पास आते हो, फिर दुष्यंत नागर साहब आपके पास आऊंगी। रमनीश वत्स साहब, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके के आयोजन और उन आयोजन में क्या सरकार का इंटरफेरेंस, प्रशासन का इंटरफेरेंस सिर्फ परमिशन के बाद खत्म हो जाता है कि हमने परमिशन दे दी? और मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलूं ना रमनीश जी, कहीं अगर छोटी सी भी हमें कोई आयोजन करना और उसकी परमिशन लेनी हो ना, 10 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। जिस बाबा की मैं बात कर रही हूँ ये खुद LIU में, वहां से VRS ले रखा है।
आप सब जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, कैसे रोटेट होती है। और कोविड काल, उसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि तब भी आपने उल्लंघन, आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी आप खुले में चौड़े में सत्संग के आयोजन करते हैं। और जब प्रशासन ने कह दिया कि कम भीड़ होनी चाहिए, फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, सब आंखें मूंद करके बैठे थे क्या? सबसे पहले पूर्णिमा जी, ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है और मुझे लगता है सिर्फ हम इनको सांत्वना दे दें या अपनी सिर्फ बातों को डिबेट तक रखें, मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी साबित होगा। देखिए, ये बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है, चाहे प्रशासन, लोकल पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें। लेकिन हमने देखा कि राज्य सरकार में हमारे सीएम जो हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम 24 घंटे के अंदर आप देखते हैं कि वो घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनकी जो एक कार्य करने की जो शैली है, जो शासन व्यवस्था की बजाय कानून व्यवस्था की बात करें, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा और दुरुस्त होने की जरूरत है, बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि 121 जो जाने गई हैं गरीब जनता, उनकी जानों का कोई महत्व नहीं है क्या? यदि हम आरोप प्रत्यारोप, मुझे लगता है कि आज हम समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, मुझे लगता है इससे आम जनता का क्या होगा? 121 जो जाने गई हैं उनका क्या होगा? मुझे लगता है कि आगे जो इस तरह के योजना, कोई भी किसी भी तरह का आयोजन होता है, मुझे लगता है बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। लोकल प्रशासन कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी, मुझे लगता है कि आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप खोजबीन करिए, उसमें जांच करिए, क्या आपको लगता है कि आप संभाल पाने में सक्षम है, तब जाकर के आप प्रशासन जो है वहां उनको मंजूरी देनी चाहिए। आप जहां पे 80,000 की मंजूरी दी जाती है, वहां पे 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच जाते हैं? वो बाबा जो है उसके ऊपर FIR दर्ज होनी ही चाहिए। और वहां पे देखिए, किसी भी तरह का वीडियो नहीं आप बना सकते हैं, कोई आप कैमरा वहां पे नहीं जा सकता है, कोई फोटो नहीं ले सकते हैं। और सेवादार देखिए सबके सब गायब हैं। सेवादार जो है वहां पे आप देखिए कि वो गायब हो चुके हैं। बड़ी बात और रमनीश दूसरी जी, बात है, बाबा को निकालना था, पहले बाबा को निकालना था। सेवादारों ने बाकायदा वहां पर मौजूद भीड़ को धक्का दिया कि रास्ता बनाओ, बाबा को निकालना है। बाबा ना हो गए, स्वयं भगवान अवतरित हो गए, जो अपने आप को समझते हैं वैसा। पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप गढ़ दिया, लेकिन आपको पता है सबसे पहला जो लोकेशन मिला है वो कहां पे मिला है? मैनपुरी। और मैनपुरी किसका जगह है? अखिलेश यादव जी का जगह है। मैं ये सीधे तौर पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कि अखिलेश यादव इसमें शामिल है, लेकिन क्या ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि कानून व्यवस्था जो हमारी नंबर 1 जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, उसको भी चरमराने की एक साजिश हो सकती है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो आज नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, क्या पता उसमें भी साजिश हो सकती है। 2 दिन पहले आपने, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया ना, हिंदू हिंसक हो सकते हैं। क्या पता वो हिंसा जो है कहीं और से भी आ रहा हो और वो साबित करने का प्रयास किया जा रहा हो कि हिंदू हिंसक है। क्या पता इसमें साजिश हो। लेकिन सबसे पहली बात, यदि हिंदू हिंसक ही होते तो नौखाली कांड नहीं होता। हिंदू हिंसक ही होते तो कश्मीर से 1990 में हिंदुओं का पलायन नहीं होता। यदि हिंदू हिंसक ही होते तो मुंबई हमले नहीं हुआ करते। यदि हिंदू हिंसक ही होते तो आज पश्चिम बंगाल में हर दिन टीएमसी के जो गुंडे हैं वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता और जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, प्रियंका जी उनको नग्न करके घुमाया जाता है। ये भी शायद नहीं हुआ। रुकिएगा, सुनिए रमनीश जी, विषय नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, मैं विषय वही कह रही हूँ कि विषय नहीं है, और ये विषय किसी के लिए नहीं है, ये विषय किसी के लिए नहीं है। आज का दिन, कल का दिन किसी सियासी नफा नुकसान के बात करने की नहीं है। कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मत करिए ना रमनीश जी। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और आपने बोला कि हमने क्या पुराने हादसों से सबक नहीं लिया, क्या हमने पुरानी भगदड़ नहीं देखी जिस तरीके से मची? क्यों हमने, प्रशासन ने वहां पर ये देखा कि जब इतनी परमिशन थी, इतने लोग पहुंच गए, तो हमको आगे क्या करना चाहिए था? बिल्कुल यहां तक वाजिब बात है, लेकिन विषय से ना भटकते हुए वापस इसी विषय पर लौटती हूं और दुष्यंत जी आपके पास आती हूं, फिर दीपक जी और आपका जवाब लूंगी मैं, प्रियंका गुप्ता जी, कौशल जी आपके पास भी आती हूं। लेकिन दुष्यंत साहब, नतमस्तक कैसे? मैं ये इसलिए समझना चाहती हूं कि कोई एक आयोजन करवाता है, कोई एक बाबा सत्संग करवाता है, एक अंधविश्वास,
इस बाबा पर तो पहले से ही एफआईआर है ना। जब कोविड काल में उल्लंघन हुआ तो फिर से इस पर एक्शन लिया गया ना, और उसके बाद क्या होता है, अचानक से फिर एक बड़ा आयोजन होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, और ये वो बाबा है जो खुद को भगवान के समकक्ष बताता है, भगवान के बराबर बताता है, और लोग अंधविश्वास और भक्ति की चादर में वैसा ही देखते हैं, छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन इतने लोगों का वहां पर इकट्ठा होना किसकी आंख से निकल गया? नजर नहीं आया कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो क्या? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। आपने 7-8 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया कि जहां भगदड़ हुई और लोगों की धार्मिक आयोजन के दौरान अपनी जान चली गई। लेकिन हमने देखा है शंकराचार्य जी का कोई कार्यक्रम हुआ हो, वहां कोई घटना नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रामाणिक संत हैं, वो प्रामाणिक बातें करते हैं, अनुशासन में अपने कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और पूरा विधि पूर्वक उसका समापन होता है। हमें ये भी तो देखना चाहिए, आज हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि जो सत्संग केंद्र बना हुआ है, जो कथित रूप से जिस व्यक्ति ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया है, क्या वो अंधविश्वास तो नहीं फैला रहा है? क्या हमारे राज्य में या केंद्र स्तर पर ऐसा कानून है जैसा महाराष्ट्र में अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, कर्नाटका में बना हुआ है, अन्य कई राज्यों में है? तो पूर्णिमा जी, आज केंद्रीय स्तर पर एक ऐसे कानून की भी जरूरत है कि कोई व्यक्ति अंधविश्वास ना फैला सके, स्वयं को भगवान घोषित करके भोले भाले लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित ना कर सके। लाइलाज बीमारियों की गारंटी सुना है कि संत लोग देते हैं, लोग मजबूरी में जाते हैं, कुछ लोग आस्था में जाते हैं, तो कहीं अंधविश्वास फैला के समाज को पीछे धकेलने का काम तो नहीं हो रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसको भी केंद्र में रखा जाना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात कह रहे हैं, सरकार कह रही है साजिश है, विपक्ष कह रहा है कि प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, एलआईयू का फेलियर है। ये बात तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना होगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति लोकप्रिय ना हो, उसके लिए भी आज हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे यह बताइए कि इस बाबा पर कार्रवाई क्या होगी? मुझे यह बताइए कि इसके आश्रम पर बुलडोजर चलाएंगे क्या? इसके होने वाले आगे के आयोजन पर रोक लगाएंगे क्या? इसको बैन करेंगे क्या बाबा को, कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद ही ना हो ताकि किसी हादसे का, किसी घटना का कोई स्कोप ही बन सके? और प्रशासन इससे क्या सीख ले रहा है? पूर्णिमा जी, ये एक ऐसी घटना है जिसमें मैं खुद मानता हूं कि जो आरोपी है बाबा, उसका भी नाम एफआईआर में होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि इसमें जब इसका एम्बिट बढ़ाया जाएगा तो उसको इंक्लूड किया जाएगा जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे राजनीतिक मित्र और जो भी आपके मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सभी ने अपनी चिंता जाहिर की है और जो भी डिफिशियंसीज है उसको उजागर किया है। और मुझे लगता है कि यही सब जानकारी होते हुए ही जिस तरीके से प्रशासन और मुख्यमंत्री जी अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ाने की बात की प्रियंका जी ने कुछ राजनीतिक बात की, मैं आज उसका जवाब देना नहीं चाहूंगा। ये फोरम, आज का फोरम, एटलीस्ट आज का टाइम और प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें कोई भी राजनीतिक चर्चा की जाए। हाँ, प्रशासन की कमी है और इसी वजह से प्रशासन के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। और जितने से ज्यादा, और पीड़ितों की बात की गई, पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद बाल सेवा आयोग है, उसके थ्रू जिनके जो भी अनाथ बच्चे हो गए हैं, उनके आगे के फ्यूचर को प्लान और उनको आगे के पालन पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो सरकारी तौर पे किया जा सकता है वो सब करने का प्रावधान ऑलरेडी बोला जा चुका है। तो सिर्फ और जो मुआवजे की राशि के बारे में कोई भी सवाल उठा सकता है, लेकिन किसी को मुआवजा देकर के उसके इस घाव को नहीं भरा जा सकता है। केवल आज उनके साथ खड़े होकर के, उनका अच्छा इलाज करके, उनको न्याय दिला करके उनके साथ रहना चाहिए। आप एक काम करिए, उन माँ बाप से जाकर ये सब बातें कह दीजिए जो अपनी 12 साल की बच्ची को तलाश रहे हैं, जो उस भगदड़ के बाद अभी तक मिली नहीं है। आप जाकर उस 6 साल के बच्चे से ये सब बातें कह दीजिए जिसके माँ बाप का शव बिखरा पड़ा था अस्पताल के बाहर, क्योंकि जगह नहीं थी, कहीं सड़क पाट दी गई थी शव के अंबार से। आप जाकर उस नन्हे बच्चे को कह दीजिए जो रोता बिलखता अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि उसके परिवार के सब लोग इस सत्संग की भेंट चढ़ गए हैं, अब उसके जीवन में कोई साया नहीं है किसी का ऊपर। आप जाकर उस माँ बाप को बता दीजिए जिनकी एक नन्ही सी बच्ची मौत के मुंह में समा गई क्योंकि वो उस सत्संग में शामिल हो गए थे और उनका पूरा परिवार
जीवन भर के लिए उस मौत के मुंह में रहेगा, क्योंकि वो अपनी बच्ची को खुद लेकर गए थे उस सत्संग में। जाकर कह दीजिए ना सबसे ये सब बातें। पूर्णिमा जी, मैं जिस प्रोफेशन से आता हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं और मैं रोज ऐसे लोगों के साथ टच में आता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे लिए उनके माँ बाप हों, किसी के भी माँ बाप हों, मेरे माँ बाप हों, सबके लिए मेरी संवेदनाएं एक जैसी हैं। और बिल्कुल साफ कह रहा हूं, इसमें जो भी आरोपी हैं उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आप उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, किसी के माँ बाप से ये अपराध कम नहीं होता, ये गलती कम नहीं होती, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस कम नहीं होती। हमारा मिल करके ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये दोबारा घटना ना हो, एक ऐसी एसओपी बनाई जाए जो प्रशासनिक फेल्योर हुआ वो दोबारा ना हो। और मुझे लगता है कि आज के दिन कम से कम इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी। पूर्णिमा जी, यहाँ पर कौशल कांत जी कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई क्या हुई मैं बताती हूँ। उस बाबा को सिर्फ अभी हाउस अरेस्ट किया गया, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बाबा को प्रॉपरली अरेस्ट करके उसको जेल में रखा जाए। मतलब 121 लोगों की जानों का कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी क्या समझ रही है अपने आप को? मतलब सिर्फ धर्म के नाम पर अंधभक्ति करने का कानून बनाने की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पर धर्म के नाम पर अंधभक्त बनाने वालों का संरक्षण हो रहा है। आप बताइए, उस आदमी पर जमीन कब्जा करके आश्रम बनाने का आरोप है, उस आदमी पर महिला के शोषण का, यौन शोषण का आरोप है, और वो खुला घूम रहा है। बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, बात करते हैं महिला अपराध की, बात करते हैं बच्ची पढ़ाओ और बेटी बचाओ की। यहाँ इतनी सारी बेटियों को उजाड़ दिया, यहाँ पूरे पूरे परिवार समाप्त हो गए, जो बचे हैं उनके सर से साया नहीं है। और आप बता रहे हैं यहाँ पर बैठ के कठोर कार्रवाई आप मुंह चला के करेंगे क्या? कहाँ दिख रही है आपकी कठोर कार्रवाई? कौन सी कठोर कार्रवाई अपने अभी तक की है? जवाब चाहती है देश की जनता, सुनना चाहती है कौशल जी, जल्दी से आपसे जवाब लूंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास। पूर्णिमा जी, मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अरे मेरी फिर राजनीति कर रहे हैं आप। अभी आप कह रहे कठोर कार्रवाई करेगा, आप इसको राजनीति बनाने दे रहे हैं। ये राजनीति है। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुनिए ना, आपने अपना आरोप लगा दिया ना। मैं इस पे जाना नहीं चाहता था पूर्णिमा जी, पर इन्होंने मजबूर किया। आज तक जिस तरीके का ये इंसिडेंस हुआ है, इसका सबसे बड़ा इंसिडेंस हुआ था 2005 25 जनवरी महाराष्ट्र में, जिसमें 350 से ज्यादा लोग मरे थे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं वो बोलना नहीं चाहता था। आपको पता है आपने कंपनसेशन कितना दिया था? 25,000 रुपए। ये थी आपकी सरकार। क्या बात करते हैं? कौन सी सरकार थी? मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं बिल्कुल ये नहीं लाना चाहता था। आपने मुझे मजबूर किया, आपने मुझे मजबूर किया। मैं बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं करना चाहता था। आप जब दूसरे के ऊपर एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट को कंपनसेट करना आप कर सकते हैं, नहीं है 2005 पर हम नहीं कर सकते। हम जवाब मांग रहे हैं बैठ के। कौन सी कठोर कार्रवाई आपने की हमें बता दीजिए। क्या वहां पे यही कार्रवाई हुई थी? 2008 में 250, नहीं 2008 में महाराष्ट्र में यही कार्रवाई हुई थी जो आपने की थी। प्रियंका जी, क्या निकम्मी सरकार हो चुकी है? इस पर आप राजनीति करें। क्या निकम्मा प्रशासन है आपका? एक आदमी को अरेस्ट करने में आप लोग डरते हैं। आप ये समझिए क्या बात करती हैं आप? किसके दबाव में काम कर रहे हैं? का मुआवजा देने वाली सरकार, कौशल जी, चर्चा का विषय ये नहीं है आज की 10 साल में कितनी भगदड़, कितनी मौतें, 20 साल में कितनी भगदड़, कितनी मौतें, यूपीए के शासनकाल में कितनी, एनडीए के शासनकाल में कितनी, आज इसकी बातें नहीं। मैं लगातार कह रही हूँ कि आज कम से कम सियासी नफा नुकसान की प्रियंका जी बात नहीं होनी चाहिए। कौशल जी ने खुद यहाँ पर बैठकर कहा कि मैं खुद चाहता हूँ कि उस बाबा का नाम एफआईआर में हो। वो खुद कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, आप भी यही चाहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, यहाँ पर बैठे सभी मेहमान यही चाहते हैं। कम से कम ये अच्छी बात है, सियासी नफा नुकसान को छोड़ देते हैं। दीपक जी, आपका जवाब जल्दी से। हाउस अरेस्ट पूर्णिमा जी, आई गॉट योर पॉइंट मैम, बोलिए दीपक जी। अरे संविधान को कताक पे नहीं रख, संविधान पे हाथ रखने वालों। ठीक है, दीपक जी का जवाब लेने दीजिए। कौशल जी, पूर्णिमा जी, हाँ दीपक जी बोलिए। मैं आपकी पूर्णिमा जी, तानाशाही की बात नहीं कर रही। पूर्णिमा जी, दीपक जी, पूर्णिमा जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंसिबल प्रवक्ता जो एसओपी की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर,
मैं समझता हूं या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होती है? अगर उन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो नहीं करते, इतने लोगों की गैदरिंग हो जाती है, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है या नहीं होती? जिला प्रशासन के कितने लोगों से आपने पूछताछ की? अभी बात ये 2005 की कर रहे थे, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता ना। हमारे इतने समझदार व्यक्ति हैं कौशल जी, और ये बात आज कहाँ की हो रही है? आज हम सब लोग मरमाहत हैं, और ये बात 2005 की 25,000 रुपये की अगर आप उस टाइम की वैल्यू से, अगर आज के 2 लाख की वैल्यू से अगर आप निकालिएगा तो कितना डिफरेंस आ गया। आप इसको भी देखने का गौर करिए, इसको भी देखने पे आप ध्यान दीजिए कि क्या था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्णिमा जी, मैं 2-3 चीजें चाहता हूं। मैं एक तो चाहता हूं कि सबसे पहले जो है भोले बाबा के खिलाफ तुरंत FIR हो, और जहां पर भी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई हो। और मैं चाहता हूं कि एक कमेटी ऐसी बने पूर्णिमा जी, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष के लोग भी शामिल हो, जो एक नजीर पेश करे कि इस टाइप के ढोंगी बाबा हो या इस टाइप के जो भी जिला प्रशासन के लोग हो, उनको एक मैसेज जाए कि देखो इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। अगर भविष्य में इस टाइप की कोई घटना घटित होती है तो सब एक होकर के हमारे खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। तो मैं चाहता, अभी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब इसमें जबरदस्ती पॉलिटिक्स लेकर के आए और ये कह रहे थे कि वो एरिया किसका आता है, ये एरिया किसका आता है। अरे साहब, वहां पे उनका आश्रम रोक दिया ना दीपक जी। नहीं, बिल्कुल सही आपने किया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इसके लिए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इसके लिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अरे पूरा आप प्रदेश आपका, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है, सरकार में आप हो। अगर आप सरकार नहीं संभाल पा रहे हो तो आप इस्तीफा दे दो। आप क्या, तो मेरे पास का नहीं है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि वहां पे इनके लोग हैं, यहाँ पे? तो वैसे तो हम 43 जगह जीते हैं, 43 सांसद हमारे जीते हैं। इसमें मतलब आप बोल दो कि जहां जाए इनके सांसद जीते हैं, उन जगहों पे अगर कोई वारदात होती है, कुछ होता है। अरे मैं तो पूछना, आखिर क्यों बचा रही है? एक ट्वीट पढ़ लीजिएगा पुराना दीपक जी, उसका जिक्र नहीं कर रही हूं मैं। जरा उनका एक पुराना ट्वीट पढ़ लीजिएगा, उसका जिक्र मैं फिलहाल एब्सटेन करती हूं उससे। उस ट्वीट का मैं जिक्र नहीं करती हूं जिसमें कौन सा बाबा सर्वोपरि और क्या क्या जिक्र किया गया, मैं छोड़ देती हूँ उसको फिलहाल, मैं उसको छोड़ देती हूँ साहब। दीपक जी आप मेरी बात समझिए। दीपक जी आप और मैं अंदाजा लगा पाने की स्थिति में भी नहीं है। आप और मैं इस बात का अंदाजा लगाने की मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं स्थिति में भी नहीं है कि वो 121 लोग जो मरे उनके परिवारों को हम महसूस भी कर पाए। आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए साहब। उन परिवारों को आप और मैं महसूस कर पाने की स्थिति में भी नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी साहब, नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट का समय दूंगी, 1 मिनट का समय रमनीश। संवेदना की बात और संवेदनहीनता की बात कम से कम समाजवादी पार्टी तो करे ही ना। देखिए, जांच चल रही है, मैं चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन यदि कहीं से भी नेग्लिजेंसी हुई है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या पता इसमें शासन व्यवस्था का बहाना दे करके, शासन व्यवस्था का हवाला दे करके, क्या पता शासन व्यवस्था को गिराना चाहते हो, कानून व्यवस्था को गिराना चाहते हैं। पता लगेगा ना, क्या पता वो तो जांच में पता चलेगा ना, वो तो जांच का विषय है। सुनिए, कौशल कांत जी उसके बारे में अभी नहीं बता पाएंगे, नहीं समय नहीं है ना उतना। हाँ बोलिए, 10 सेकंड हिंसा फैलाना चाहते हो, अराजकता फैलाना चाहते हो, ताकि ये फिर से गद्दी वापस करना चाहते हैं कि गद्दी पे फिर से अखिलेश यादव जी फिर से प्रदेश की गद्दी पे बैठ जाए। क्या सत्संग बैन होने चाहिए या सत्संग पे जिस तरीके का आयोजन होता है, कैमरा बंद होते हैं, फोन बैन होते हैं, सब कुछ बंद होता है और हवाले कर दिया जाता है, इसमें बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, मैं तो शॉक हो गया जब मैंने ये पूरा उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। और इसीलिए मैंने कहा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जो बात कही वो बहुत गंभीर बात कही कि उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, अभी तक उनका FIR नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए। राम रहीम से लगा के भोले बाबा तक एक बहुत बड़ी लिस्ट है। कोई ना कोई हम देखते हैं ऐसी घटना हो जाती है, वो बाबा फर्जी निकलते हैं, तो कोई अपनी दुकान न चला पाए फर्जी बाबा। ठीक है, जल्दी से ओम प्रकाश जी, कोई भी हो, कोई भी हो, आपको 20 सेकंड से दे पाओगे। सबके ऊपर होना चाहिए, बाबा हो, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पादरी हो, प्रकाश जी, अंधविश्वास समाज में फैलाने वाला, मैं कहती हूँ कि सत्संग को क्रियान्वित करने के तरीकों में कितने बदलाव की जरूरत है? कितने बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है पूर्णिमा जी। ये जो है हम लोग बाद में बैठ के टीवी पे डिबेट करते हैं, लेकिन देखिए मैं मथुरा में SP था, मैंने देखा बाबा इनके जय गुरुदेव के हर साल 2-2, 3-3 आयोजन होते थे, उसमें 20-20 लाख लोग आते थे और कभी घटना नहीं हुई या हो जाती है छोटी मोटी घटना। प्रतापगढ़ में था, वहां पर प्रतापगढ़ में साड़ी बांटने में 56 लोग मर गए भगदड़ में।
कुंभ में मर गए, मैं इलाहाबाद ठीक है। में ही पोस्टेड था। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के आयोजन में अगर गंभीरता नहीं बरती ठीक है। जाएगी तो जो है कौशल कांत जी, एक लास्ट सवाल आपसे और एक शब्द में ऐसी जवाब बातें चाहती हूँ होती बस रहेंगी। उसका मैं। बुलडोजर चलेगा, आश्रम गिराया जाएगा, ऐसी कठोर कार्रवाई होगी कि एक संदेश जाएगा पूरे समाज में? अगर वो जो इलीगल भी है, आरोपी illegal होगा है, उसके ऊपर जमीन पे बुलडोजर बना ही नहीं, हुआ है, कानून तो का वो बुलडोजर कराया जाएगा। चलेगा और ठीक है। सलाखों के पीछे होगा।